हेलो दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कार्यपालिका के कार्य। इससे पहले वाले अध्याय में आपने कार्यपालिका के कुछ कार्यों के बारे में आपने पढ़ा था। आज हम उससे आगे के कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले आपने पढ़ा था कार्यपालिका के कार्यकारी कार्य, विधायी कार्य, वित्तीय कार्य और प्रशासन पर नियंत्रण संबंधी कार्य। आज पढ़ेंगे हम न्यायिक कार्य। तो न्यायिक कार्य वैसे तो न्यायपालिका कार्य होता है, लेकिन पद्धत विधायन और ऐसे कुछ न्यायिक संबंधी कुछ मामले ऐसे हैं जिन्हें कार्यपालिका द्वारा भी संपादित किया जाता है। कार्यपालिका न्यायपालिका के संचालन से संबंधित दायित्वों जैसे कि न्यायालयों की स्थापना करना, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, व्यवस्थापिका द्वारा पारित महाभियोग को स्वीकृति प्रदान करना और न्यायाधीशों को पद से हटाने जैसे कार्यों के अलावा भी कुछ न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जो विभिन्न देशों में अलग अलग होती हैं। अगर भारत की बात देखें तो भारत में सर्वोच्च कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने पर राष्ट्रपति उस व्यक्ति को सज़ा में कुछ परिवर्तन कर सकती हैं, जिसमें से उनके अधिकार है क्षमा देना, प्रविलंबन करना, विराम देना, परिहार करना, लघुकरण करना। ठीक है, तो क्षमा से तात्पर्य है कि भाई किसी भी व्यक्ति को अगर मान लो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या अन्य कारावास दिया जाता है तो राष्ट्रपति उसे पूर्ण रूप से माफ़ कर सकता है। प्रविलंब से तात्पर्य है कि मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर विलंबित करना, यानी कुछ समय के लिए रोकना। विराम से तात्पर्य विशेष कारणों से दंड को कम करना, जैसे कि कोई दोषी मान लो गर्भवती स्त्री है तो उसको मृत्युदंड को अपन क्या कारावास में बदला जा सकता है। परिहार, इसके अंतर्गत क्या होता है, कुछ दंड की प्रकृति होती है उसको परिवर्तन करने, यानी कि सज़ा की मात्रा को कम किए बिना उसकी दंड की प्रकृति को बदलना। जैसे कि 7 वर्ष की किसी को सज़ा होगी तो उसको सज़ा को 3 वर्ष में बदल देना। लघुकरण से तात्पर्य है कि दंड को हल्का किया जाना, दंड की प्रकृति में बदलकर दंड को हल्का किया जाना, जैसे कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास प्रदान करना। ठीक है, इन सभी के अतिरिक्त भी कार्यपालिका को सर्व क्षमा का अधिकार प्राप्त होता है, जिसमें क्या होता है, कार्यपालिका किसी अपराधी में दोषी अनेक अपराधियों को एक साथ माफ़ी प्रदान कर सकती है। कार्यपालिका मानवीय और राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की माफ़ी प्रदान करती हैं। और भारत में जैसे कश्मीरी पत्थरबाजों को इस प्रकार का माफ़ी देने का मामला काफ़ी चर्चा में रहा हुआ है। और वर्तमान में एक नए प्रकार का निकाय जिसे न्यायाधिकरण कहा जाता है, ट्रिब्यूनल कहा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना के बाद इसको है ना अर्ध न्यायिक कार्य प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार के न्यायाधिकरणों को कुछ विशेष विषय जैसे कि कर, वन, प्रशासनिक मामले आदि मामलों को आपसी समझाई से छोटी सजा व अर्थदंड सुलझाने का अधिकार होता है। इस प्रकार इस न्यायाधिकरणों द्वारा कार्यपालिका और न्यायिक कार्यों का निष्पादन करती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल के माध्यम से कार्यपालिका अर्ध न्यायिक कार्य भी निष्पादित करती है। अगला कार्य है उसका आपातकालीन कार्य। आपातकालीन कार्य विशेष परिस्थितियों में ही कार्यपालिका को कुछ आपातकाल के समय विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जिससे वो संपूर्ण शासन एवं प्रशासन पर वह अपना नियंत्रण स्थापित कर पाती है। तो आपातकालीन कार्य में क्या है, कार्यपालिका देश की कानून व्यवस्था एवं आंतरिक शांति बनाए रखने के साथ साथ देश पर बाहरी आक्रमणों से देश की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी कार्यपालिका की होती है। अतः अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करने के दौरान कार्यपालिका को यदि बाह्य आक्रमण की आशंका हो जाए या युद्ध छिड़ जाए या देश में आंतरिक अशांति फैल जाए या सशस्त्र विद्रोह की हालत पैदा हो जाए तो आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। भारत में राष्ट्रपति द्वारा शुरू में 2 माह के लिए तथा संसद की स्वीकृति के बाद 6 माह के लिए आपातकाल लगाया जा सकता है, और प्रत्येक 6 माह के लिए संसद की स्वीकृति से आपातकाल को अनिश्चित काल तक भी जारी रखा जा सकता है। आपातकाल के दौरान कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं, जैसे कि मूल अधिकारों को निलंबन, राज्य की कार्यपालिका को निर्देश, केंद्र राज्य वित्त संसाधनों का बंटवारा, राज्य सूची पर विधान निर्माण के आदेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जा सकते हैं।
ठीक है ना। विधान संबंधी बनाने के कार्य भी के आदेश भी राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। और भारत में देखी जाए तो अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। 1962, 1968 जब भारत और पाकिस्तान भारत चीन का युद्ध हुआ था, 97 में पाक के विरुद्ध युद्ध, और 1975 से 77 तक आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की घोषणा। इन सब के अलावा राज्यों द्वारा केंद्र के निर्देशों को नहीं मानने या राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। इस दौरान राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ये काफ़ी विवादित मामला भी है, आर्टिकल 356। और आपातकाल का तीसरा प्रकार है वित्तीय आपातकाल। यदि सर्वोच्च कार्यपालिका को यह मालूम हो जाए या विश्वास हो जाए कि देश के किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व का संकट है तो वह वित्त आपातकाल की घोषणा कर सकती है। इसमें क्या होता है, सरकारी खर्च में कटौती की जाती है, सरकारी कर्मचारियों को वेतन में कटौती करना, किसी सेवा पर प्रतिबंध करना आदि संबंधी कार्य। और ये वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी भी लागू नहीं किया गया है। अगला कार्य है कार्यपालिका का सैन्य कार्य। कार्यपालिका द्वारा क्या है, बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करनी होती है, देश में शांति की स्थापना करना भी उसका प्रमुख कार्य है। तो इस कार्य के लिए सेना उसकी सहायता करती है। और लगभग सभी देशों में सर्वोच्च कार्यपालिका को सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति बनाया जाता है। और इसकी शक्ति पर लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है। भारत में देखा जाए तो भारत का राष्ट्रपति को सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करना, युद्ध व शांति की घोषणा करना तथा रक्षा बलों के अभिनियोजित करने का अधिकार दिया जाता है। साथ में इसे विधि द्वारा विनियमित भी किया गया है। अगला है कूटनीतिक कार्य। कूटनीतिक कार्य यानी कि विदेश नीति से संबंधित मामले में प्रयोग किया जाता है कूटनीतिक कार्य। ठीक है। वर्तमान में वैश्वीकृत विश्व में प्रत्येक राष्ट्र अपनी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को, लाभ के लिए एवं शांति व्यवस्था के लिए अन्य एवं पड़ोसी राष्ट्रों पर निर्भर करता है। अतः प्रशासन के कार्यों में यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में होता है कि भी अन्य देशों में पड़ोसी देशों के साथ संबंध राष्ट्र हित के अनुकूल स्थापित किए जाए। कूटनीतिक संबंधों के लिए कार्यपालिका द्वारा विभिन्न देशों के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामरिक मामलों पर संधियां करना, समझौते करना, और इसके अनुसार देश में उच्चायुक्त, राष्ट्रमंडल देशों में तो उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं और अन्य देशों में क्या राजदूतों को नियुक्त किया जाता है जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों में या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सम्मेलनों में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का कार्य भी कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। अगला कार्य है राजनीतिक कार्य। राजनीतिक कार्यपालिका देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं तथा अधिक से अधिक जन समर्थन प्राप्त करने के लिए व जन कल्याण के लिए हमेशा प्रयास करती रहती हैं। विभिन्न मुद्दों को उठाना, व्यवस्थापिका को इससे अवगत कराना, विभिन्न आवश्यक विषयों पर कानून व योजनाएं पारित करवाना, जन समस्याओं की सुनवाई करना, उनका निराकरण, जन कल्याण को सुनिश्चित करना, आवश्यक नीतियाँ, योजनाएं, कार्यक्रम बनाना है, उन्हें लागू करना, ये सब कार्य किसका है, कार्यपालिका के राजनीतिक कार्यों में शामिल किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ विविध कार्य होते हैं जिसे कार्यपालिका को संपादित करना पड़ता है। जैसे कि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी परिस्थिति, संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और विविधता युक्त पर्यावरण होता है, परिस्थिति की होती है, और इसके अनुसार ही कार्यपालिका को विशेष कार्य करने पड़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति को सर्वोच्च कार्यपालिका के रूप में कुछ कार्य सौंपे गए हैं, जैसे कि संघ एवं संसद में सेवा देने वाले कार्मिकों की भर्ती करना, सेवा शर्तें तैयार करना, देश में अनुसूचित क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची तैयार करना, किसी जाति को उपरोक्त सूची में शामिल करना या बाहर निकालना, अनुसूचित क्षेत्र के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करना, विभिन्न जाति आयोगों, राजभाषा आयोग, विविध आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना। इन सब वर्णन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कार्यपालिका किसी परिवार के मुखिया की तरह अपने अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करती है, निरीक्षण करती है, नियंत्रण करती है या निर्देशन व संरक्षण करती है। ये तो हो गए कार्यपालिका के प्रमुख कार्य। तो कार्यपालिका प्रमुख कार्यों से संबंधित ये जो पूरा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके परीक्षा में बड़े प्रश्न के रूप में आने की अधिक संभावना है। ठीक है, धन्यवाद।